दिसंबर 2001 दिल्ली के लिए एक आम सुबह। यहाँ सारे लोग अपने नॉर्मल दिनचर्या के हिसाब से अपने अपने काम पे जा रहे थे। हमारे लोकतंत्र के मंदिर में भी ताबूत घोटाले को लेकर के पक्ष और विपक्ष में बहुत तीखी बहस चल रही थी। सुबह के 10 बजे थे और बहस काफी तेज हो चुकी थी, लेकिन 1 घंटे के बाद जब ये बहस बढ़ती गई तो स्पीकर ने 40 मिनट के लिए पूरे सेशन को पोस्टपोन कर दिया और वाजपेयी जी और सोनिया जी अपने अपने आवास पे चले गए। लेकिन इस वक्त कुछ ऐसा होने वाला था जिससे पूरा देश सन्न हो जाएगा। बहुत सारे मिनिस्टर्स भी अपने अपने आवास में चले जाते हैं, लेकिन अभी भी सदन में तकरीबन 200 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौजूद थे। इसमें होम मिनिस्टर लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज जैसे बड़े नेता मौजूद थे। इसी बीच कृष्णकांत जो उस समय पे वाइस प्रेसिडेंट थे, वो गेट नंबर 11 से बाहर आते हैं। 11:40 हो रही थी। उन्हें देखते ही सारे गार्ड्स अपने पोजीशन ले लेते हैं। उनके लिए बाहर काफिला इंतजार कर रहा था। वो गेट से बाहर आते हैं, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है जो आपत्तिजनक था। 11:40 पे एक एम्बेसडर गाड़ी तेजी से संसद की ओर बढ़ रही थी। वैसे तो संसद में गाड़ी को घुसने पे कई बार चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है, कई बार सिक्योरिटी चेकिंग होती है, लेकिन ये आतंकवादी छल से उस गाड़ी के ऊपर होम मिनिस्टर का स्टिकर चिपका लेते हैं, ऊपर में लाल बत्ती लगा लेते हैं ताकि किसी को शक ना हो। और सच में पहले जो फर्स्ट सिक्योरिटी चेक पोस्ट था उसमें लोगों को शक नहीं होता है, लेकिन गाड़ी की रफ्तार बढ़ते ही जा रही थी। पार्लियामेंट में एक स्पीड लिमिट है, बट ये गाड़ी उस स्पीड लिमिट से ज्यादा चल रही थी। कमलेश कुमारी जो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड, अभी रिसेंटली उन्होंने ब्रावो कंपनी को ज्वाइन किया था, वो इस गाड़ी को रोकने के लिए गार्ड जेपी यादव को टॉकी में फोन करती है, लेकिन उनके हाथ देने के बाद भी ये गाड़ी नहीं रुकती है। तब कमलेश कुमारी खुद आगे आकर इस गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है। ये देखकर उस गाड़ी के अंदर बैठे आतंकवादियों को कुछ समझ में नहीं आता है और हड़बड़ में वो अपनी गाड़ी को गेट नंबर 11 की तरफ ले जाते हैं और वाइस प्रेसिडेंट का जो काफिला था उसमें एक गाड़ी में टक्कर मार देते हैं। इसी बीच वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जो बाहर थे वो किसी काम की वजह से अंदर जाने लगते हैं, यानी कि लोकसभा के अंदर। और ये लोग जब गाड़ी से, ये आतंकवादी जो गाड़ी से निकलते हैं, इनके पास AK-47 था, इनके पास कुछ हैंडगन्स थे और बहुत सारे ग्रेनेड्स थे। जैसे ये गाड़ी से नीचे उतरते हैं, वहीं पे एक गार्डनर था जो इन्हें देख करके खुद छुप करके अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये आतंकवादी उसे देख लेते हैं। उधर से कमलेश कुमारी सामने आ रही होती है, लेकिन इन लोगों ने फिर फायरिंग शुरू कर दी। उस गार्डनर को मार दिया, कमलेश कुमारी को मार दिया, और ये सब देख करके जब जेपी यादव आगे आते हैं तो जेपी यादव को भी ये लोग मार देते हैं। लेकिन शहीद होने से पहले जेपी यादव ने इमरजेंसी अलार्म बजा दिया था। इमरजेंसी अलार्म बजने के बाद पार्लियामेंट के, यानी कि लोकसभा के जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल थे वो एक्टिव मोड में आ जाते हैं। एक्टिव मोड में आने के बाद वो सब इन्हें प्लान करके घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके पास AK-47 और बड़े बड़े हथियार, ये सब एक एक बैकपैक लेकर के आए थे। इनका प्लान था पार्लियामेंट लॉबी में जाकर के हवाई फायरिंग करना और उसके बाद पे पार्लियामेंट के अंदर घुस करके, लोकसभा के अंदर घुस करके जितने भी MPs थे उन्हें बंदी बना लेना। उन्हें बंदी बनाने के बाद इंडियन गवर्नमेंट से अपनी फरमाइश को पूरी करने पे प्रेशर डालना। सदन के अंदर आवाज तो आ रही थी, लेकिन अंदर बैठे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को ये नहीं पता था कि आतंकवादी हमला हुआ है। उन्हें ये लग रहा था कि बाहर में नॉर्मली विपक्ष जो प्रोटेस्ट करती है वो प्रोटेस्ट कर रही होगी, लेकिन इसी बीच प्रमोद महाजन जो उस टाइम के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, उन्हें एक फोन आता है और उस फोन में उन्हें पता चलता है कि सदन में आतंकवादी हमला हो गया है। फिर वो अपने सारे कलीग्स को इन्फॉर्म करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही पार्लियामेंट के अंदर लोग सन्न रह जाते हैं। उधर जेपी यादव के इमरजेंसी अलार्म की वजह से पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस को पहले से ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और सबसे पहला काम वो करती है कि सदन के सारे खिड़कियों को और दरवाजों को बंद कर देती हैं। तभी ये आतंकवादी जो 5 थे नंबर में, अपने आप को 2 ग्रुप्स में बांट लेते हैं, एक 3 और दूसरा 2 के ग्रुप में, और आगे बढ़ने लगते हैं। ये गेट नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे थे। गेट नंबर 5 से PM का आना जाना होता था। ये स्पेसिफिकली PM के लिए ही गेट है। अगर इस गेट का एक्सेस इन्हें मिल जाता तो ये डायरेक्टली पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि लोकसभा के अंदर घुस सकते थे। लेकिन वहीं पे जब इन्होंने गेट को बंद देखा तो इनके होश उड़ गए और अफरा तफरी में इन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी और दूसरे गेट्स की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन वहां पे पहले से ही CRPF कांस्टेबल संतोष कुमार पोजीशन लिए बैठे थे। इन्हें आते देखकर ही वो अपनी फायरिंग शुरू कर देते हैं। संतोष कुमार को ये पूरे दिख रहे थे, लेकिन ये लोग संतोष कुमार को नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वो
छुपे हुए थे। संतोष कुमार अपनी गोलियों से शुरू में ही 2 आतंकवादियों को मार देते हैं, लेकिन तीसरा आतंकवादी अंधाधुंध फायरिंग कर रहा होता है। संतोष कुमार अपनी आखिरी गोली से इस तीसरे आतंकवादी को भी मार देते हैं, लेकिन अभी भी 2 आतंकवादी बचे हुए थे जो अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे थे। कोई ग्रेनेड्स फेंक रहा था तो कोई लगातार फायरिंग कर रहा था। और इसी बीच उनमें से एक आतंकवादी दूरदर्शन का केबल पकड़ करके लोकसभा के फर्स्ट फ्लोर में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच हमारे जवान उसे गोलियों से छलनी कर देते हैं। लेकिन अभी भी एक आतंकवादी बचा हुआ था। वो इधर उधर देखता है, अपने साथियों की लाशें देखता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि उसका बचना भी नामुमकिन है। और मैक्सिमम डैमेज करने के लिए वो गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ने लगता है। पुलिसकर्मी और जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल्स थे उस पर हमला करते हैं। वो गिरता है, फिर उठता है और गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स उसे मार देते हैं। मरने से पहले वो खुद को ब्लास्ट कर लेता है और मैक्सिमम डैमेज करने की कोशिश करता है। हमले के आधे घंटे बाद तक हमारी सिक्योरिटी पर्सनल्स अपने पोजीशन से नहीं हिलती है, लेकिन अब तक कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होने का जब इन्हें आभास हो जाता है, तब ये अंदर घुसने की कोशिश करती है। और सब फौरन तुरंत बहुत सारे एम्बुलेंसेस हमारे पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ये करीबन 45 मिनट, पूरा का पूरा ऑपरेशन 45 मिनट चलता है और 3 घंटे के बाद अंदर से सांसदों को सेफली बाहर निकाला जाता है। इस ऑपरेशन में हमारे पुलिसकर्मी, हमारे पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस के सारे जवान, हमारे सीआरपीएफ के कांस्टेबल्स, दिल्ली पुलिस अपना दम खम लगा करके किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खरोच तक नहीं आने देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पूरे जो मुठभेड़ हुई, इसमें दिल्ली पुलिस के 6 ऑफिसर्स और पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विसेज के 2 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हो गए। इस जिंदगी और मौत के खेल में हमारा एक गार्डनर भी शहीद हो गया और 18 लोग इंजर्ड हो गए, जिन्हें फौरन एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। किसी को नहीं पता था कि पार्लियामेंट में अटैक करने वाले ये 5 लोग हैं कौन, लेकिन इनके कार से जो सामान बरामद हुई उससे ये साबित हो गया कि ये लोग पाकिस्तान के ही आतंकवादी थे जो जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखते थे। इनके कार में 30 केजी का एक्सप्लोसिव मिलता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये लोग कार को लेकर के बिल्डिंग के अंदर जाने वाले थे और वहां पे मैक्सिमम डैमेज करने की कोशिश करते। भले ये पूरा ऑपरेशन 45 मिनट्स का था, लेकिन पार्लियामेंट में अटैक करने की प्लानिंग बहुत पहले से थी। मैं आपको ले चलता हूं सन 1999 में। 1999 में हमारी फ्लाइट IC-814 हाईजैक हो जाती है। उसे दिल्ली में लैंड करने के बजाय अफगानिस्तान के कांधार में लैंड कराया जाता है और वहां हाईजैकर्स का डिमांड था कि हमारे देश से 3 टेररिस्ट्स को आजाद करो, जिसमें से एक नाम था मौलाना मसूद अजहर। मौलाना मसूद अजहर को रिलीज इंडियन गवर्नमेंट कर देती है क्योंकि हमें इनोसेंट पैसेंजर्स वापस चाहिए थे। ये पाकिस्तान जाता है। पाकिस्तान जाने के बाद जैश ए मोहम्मद नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है और इसका एक कवर एजेंट जो जम्मू कश्मीर में कमांडर था, जिसका नाम था गाजी बाबा, वो एक्टिव हो जाता है। मसूद अजहर गाजी बाबा को कहता है हमें दिल्ली पार्लियामेंट में अटैक करना था, लेकिन गाजी बाबा चूंकि अंडर कवर होकर के रह रहा था, दिल्ली नहीं जा सकता था। अब इसमें हम वापस थोड़े देर के बाद आएंगे। दूसरे किरदार को समझते हैं अफजल गुरु। एक जमाने में अफजल गुरु JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का हिस्सा था। अपने बहुत जवानी के दिनों में ये बॉर्डर क्रॉस करके POK गया था और वहां से आतंकवादी ट्रेनिंग लेकर के वापस जम्मू एंड कश्मीर आ गया था। लेकिन इस समय तक हमारी जो ऑपरेशन ऑल आउट थी वो चल रही थी और इस समय जो इंडियन आर्मी थी वहां पे जितने भी आतंकवादी जो ट्रेनिंग लेकर के आए थे उसे पकड़ कर अच्छा सबक सिखा रही थी। तो अफजल गुरु अपने चचेरे भाई, अपने कजन के पास मुखर्जी नगर में आ जाता है। मुखर्जी नगर में उसका चचेरा भाई शौकत रह रहा था जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था। ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले लेता है और पढ़ाई करने लगता है। लेकिन जब कश्मीर में सिचुएशंस नॉर्मल होने लगते हैं, ये वापस कश्मीर जाके रहने लगता है। कश्मीर में इसकी मुलाकात तारिक से होती है। तारिक दवाई बेचता था, दवाई का धंधा था उसका। तारिक इसे बताता है कि आपसे कोई मिलना चाहता है और जब अच्छी दोस्ती हो जाती है तो तारिक इसे गाजी बाबा से मिलवाता है। गाजी बाबा, आपको याद आया, जैश ए मोहम्मद का कमांडर गाजी बाबा। गाजी बाबा इसे बोलता है कि तुम हमें दिल्ली में पार्लियामेंट में अटैक करने में मदद करो। चूंकि जो अफजल गुरु था इसे तो सब कुछ पता था दिल्ली के बारे में, तो ये हाँ भी भर देता है। इसके बाद अफजल गुरु कश्मीर से दिल्ली आ जाता है। दिल्ली में अपने कजन शौकत से सारी चीजें डिस्कस करता है। शौकत भी मान जाता है और इसमें ये लोग अपने एक दोस्त गैलानी को भी शामिल कर लेते हैं। अब ये 3 लोग
यहाँ से मुखर्जी नगर से गांधी विहार जाते हैं, जो सिर्फ मुखर्जी नगर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पे एक रूम लेते हैं जिसमें ये आतंकवादी रहने वाले थे। उधर गाजी बाबा 5 लड़कों का एक टीम तैयार करता था जिसका लीडर का नाम था मोहम्मद। सबसे पहले मोहम्मद दिल्ली आता है। दिल्ली आने के बाद अफजल गुरु उसे पार्लियामेंट का सैर कराता है। वो लोग देख लेते हैं कि पार्लियामेंट में बहुत आसानी से घुसा जा सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी नहीं रहती है, और आसानी से घुसने के लिए उन्हें एक कार की जरूरत थी, एक लाल बत्ती और सामने में किसी मिनिस्ट्री का स्टिकर। वो लोग करोल बाग जाकर के एक एम्बेसडर कार ले लेते हैं और इसी बीच बाकी के 4 लड़के भी इन दिनों में आ जाते हैं। इस दौरान मेडिकल शॉप से ये लोग बहुत सारे केमिकल्स भी लेते हैं जो एक्सप्लोसिव बनाने के काम आता है। उधर से AK-47, हैंड ग्रेनेड्स और हैंड गन्स लेकर के सारे आतंकवादी दिल्ली पहुंच जाते हैं और अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि भारतीय जवान इनके मौत का बन करके भारत में पार्लियामेंट में इनका इंतजार कर रहे हैं। पार्लियामेंट में जाते ही इनका अंजाम क्या हुआ यह आप वीडियो की शुरुआत में देख चुके हैं। इस घटना ने पूरे देश में सभी नागरिकों के अंदर आक्रोश भर दिया। इंडियन गवर्नमेंट भी बदला लेना चाहती थी और इसलिए पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे हमारे सैनिकों को मोबिलाइज किया जाने लगा, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन पराक्रम। इंडिया पाकिस्तान पे किसी भी वक्त अटैक कर सकता था, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ का स्टेटमेंट आता है कि पाकिस्तान किसी भी आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देगा और इसके साथ साथ 6 आतंकवादी संगठनों को बैन कर दिया जाता है। ये पाकिस्तान की एक चाल थी, वो चाल जिससे इंटरनेशनल प्रेशर भारत पे बनेगा कि आप पाकिस्तान पे हमला मत करो, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद से पीड़ित है और पाकिस्तान खुद उसे कंट्रोल करने वाला है। लेकिन ये एक सांप के जैसे हैं, ये फिर डसते हैं, जैसे 2008 में डसा और फिर लगातार डसते ही गए, चले गए मुंबई अटैक से लेकर के पहलगाम तक लगातार डसते चले गए। सवाल उठता है कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया। हमें और सतर्क रहने की जरूरत है और पाकिस्तान पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान अगर आतंकवादी गतिविधि इंडिया में करता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, और इसी वजह से हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जब पहलगाम हुआ, हमने उरी का सर्जिकल स्ट्राइक लॉन्च किया जब उरी पे अटैक हुआ, हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक लॉन्च किया जब पुलवामा में अटैक हुआ, और ऐसे ही पाकिस्तान को जवाब देना जारी रखना होगा। और हमने सीज फायर पे भी ये कहा कि अगले बार कोई भी टेरर अटैक इंडिया में पाकिस्तान की तरफ से आता है तो इसे एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और फिर हम पाकिस्तान को नेश्तो नाबूद कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने रिलेटिव्स दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।